नमस्ते अमीगोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हाईली कंट्रोवर्शियल ग्लोबल इवेंट के बारे में। वेनेजुएला क्राइसिस पर बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी अर्ली जनवरी 2026 में पूरी दुनिया की अटेंशन अचानक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट पर चली गई, जब रिपोर्ट सामने आई कि यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला में एक ड्रामेटिक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया। इस ऑपरेशन का रिजल्ट था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरोस का कैप्चर और उनको यूनाइटेड स्टेट ट्रांसफर, जो कि मॉडर्न नेशनल पॉलिटिक्स में एक रेयर और अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट माना जा रहा है। इसके तुरंत बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन के लिए कन्वेंस करना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री का इंटरनल मैटर नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल लॉ, सॉवरेनिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर से डायरेक्टली लिंक इशू बन चुका था। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एक्चुअली में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एक्शन को कैसे जस्टिफाई किया, वेनेजुएला ने इसे इलीगल क्यों कहा और रशिया और चाइना जैसे मेजर ग्लोबल पावर्स ने यूएनएससी में किस तरह रिएक्ट किया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये क्राइसिस इंटरनेशनल लॉ के लिए क्या मीनिंग रखती है और क्या ये इंसिडेंट फ्यूचर में पावरफुल कंट्रीज की यूनिलैटरल एक्शन प्रेसिडेंट बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ वेनेजुएला क्राइसिस नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर के रूल और लिमिटेशन का टेस्ट है। अब समझते हैं कि यूएनएससी को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी ही क्यों पड़ी। 5 जनवरी 2026 को इंटरनेशनल मीडिया में एक शॉकिंग डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई। यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला में मिलिट्री स्ट्राइक कंडक्ट की और उसके बाद प्रेसिडेंट निकोलस मादुरोस और उनकी वाइफ को कैप्चर करके यूनाइटेड स्टेट ले जाया गया। यूएस अथॉरिटीज ने कहा कि ये एक्शन ड्रग ट्रैफिकिंग चार्जेस के अंडर लिया गया, लेकिन दुनिया के लिए ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को फोर्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर करना इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सट्रीमली रेयर और सीरियस एक्शन माना जाता है। इसकी वजह से यूएनएससी को तुरंत ये डिस्कस करना पड़ा कि क्या ये एक्शन इंटरनेशनल लॉ के अंडर लीगल था, क्या ये स्टेट सॉवरेनिटी का वायलेशन है और क्या ये इंसिडेंट फ्यूचर में और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएनएससी में अपना साइड क्लियर रखी। यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि ये ऑपरेशन वॉर का इन्वेजन नहीं बल्कि एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन था। यूएस का क्लेम है कि वेनेजुएला में इलेक्शन डिस्टर्ब थे, मादुरोस ने पावर पीसफुली ट्रांसफर नहीं की और उनका खिलाफ सीरियस फेडरल क्रिमिनल चार्जेस पहले से पेंडिंग थे, इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म। वॉशिंगटन ने यह भी आर्ग्यू किया कि यह ऑपरेशन प्रिसाइज और लिमिटेड था और इसका गोल वेनेजुएला के लोगों के अगेंस्ट नहीं बल्कि क्रिमिनल लीडरशिप को टारगेट करना था। यूएस के अकॉर्डिंग ये स्टेप रीजनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था। यूएस प्रेसिडेंट और नेशनल ऑफिशियल्स ने मादुरोस के कैप्चर को जस्टिफाई करते हुए कहा कि ये सिर्फ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीमेंट्स को इन्फोर्स करना था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब कोई लीडर इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो वो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के पीछे छुप नहीं सकता। यूएस ने ये लिया कि ये एक्शन नार्को टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट का हिस्सा है और इसे लॉ और ऑर्डर रिस्टोर करना पॉसिबल होगा। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में यूएस ने बार बार ये एम्फेसाइज किया कि ये स्टेप नैरोली फोकस्ड और लॉफुल था, ना कि वेनेजुएला पर डोमिनेशन की कोशिश। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स और कई यूएनएससी मेंबर्स का कहना था कि चाहे एलिगेशन कुछ भी हो, फोर्स के थ्रू किसी स्टेट के लीडर को उठा लाना यूएन चार्टर के अगेंस्ट जाता है। स्पेशल फोकस दिया गया आर्टिकल 24 ऑफ द यूएन चार्टर पर, जो क्लियरली कहता है कि किसी भी स्टेट के अगेंस्ट फोर्स का यूज या थ्रेट इलीगल होता है जब तक यूएनएससी की अथॉरिटेशन ना मिले। इस पॉइंट पर यूएनएससी 2 कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक तरफ यूएस की लॉ इन्फोर्समेंट आर्ग्यूमेंट और दूसरी तरफ सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल नॉर्म्स का डिफेंस। वेनेजुएला का रिस्पॉन्स इमोशनल और स्ट्रॉन्ग था। वेनेजुएला एम्बेसडर ने कहा कि ये एक्शन इलीगल आर्म अटैक है और कंट्री की सॉवरेनिटी पर डायरेक्ट असल्ट। मादुरोस और उनकी वाइफ का कैप्चर को वेनेजुएला ने किडनैपिंग और इंटरनेशनल लॉ के तौर पर डिस्क्राइब किया। यूएनएससी में वेनेजुएला ने डिमांड की कि उनके लीडर को इमीडिएटली रिलीज किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे एक्शन को नॉर्मलाइज ना करे। उनका मैसेज क्लियर था, वेनेजुएला का फ्यूचर सिर्फ वेनेजुएला डिसाइड करेगा, फॉरेन मिलिट्री फोर्सेस नहीं।
अब बात करते हैं रशिया के रिएक्शन की, जो यूएनएससी में काफी स्ट्रॉन्ग था। रशिया ने यूनाइटेड स्टेट के ऑपरेशन को क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा। रशिया डिप्लोमेट्स ने कहा कि अगर पावरफुल कंट्रीज ऐसे यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन लेने लगी तो यूएन चार्टर का पूरा फ्रेमवर्क कोलैप्स हो सकता है। रशिया ने ये भी वार्न किया कि ये सिर्फ वेनेजुएला का इशू नहीं बल्कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। उनका स्टैंड ये था कि अगर यूएनएससी बाईपास होता रहे तो फ्यूचर में कोई भी कंट्री सेफ नहीं रहेगी। चाइना का रिस्पॉन्स भी रशिया से काफी क्लोज था। चाइना ने कहा कि यूएस का एक्शन वेनेजुएला की सॉवरेनिटी और टेरिटरी इंटीग्रिटी का वायलेशन है। बीजिंग ने क्लियरली डिमांड की कि माद्रोस और उनकी वाइफ को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। चाइना ने ये भी कहा कि यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन इंटरनेशनल लॉ को वीकन कर देता है और छोटी कंट्रीज के लिए सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करता है। चाइना ने फोकस किया कि नॉन इंटरफेरेंस डायलॉग्स और मल्टीलैटरल डिस्कशन मेकिंग पर। सिर्फ रशिया और चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया की कई और कंट्री ने भी कंसर्न रेज किए। लैटिन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के नेशंस ने कहा कि मिलिट्री इंटरफेरेंस डिप्लोमेसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकी। मेनी कंट्रीज ने ये रिपीट किया कि इंटरनेशनल क्राइसिस का सॉल्यूशन टॉकिंग, मेडिटेशन और नेगोशिएशन के थ्रू ही आना चाहिए। ओवरऑल मैसेज ये था कि फोर्स से स्टेबिलिटी नहीं आती बल्कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बैलेंस्ड लेकिन सीरियस स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन डीपली डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, ना सिर्फ वेनेजुएला के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। उनका फोकस था पीस और रेजोल्यूशन, इंक्लूसिव डायलॉग और इंटरनेशनल नॉर्म्स का रिस्पेक्ट। एंटोनियो ने ये भी वार्न किया कि यूनिलैटरल फोर्स ग्लोबल ट्रस्ट और कोऑपरेशन को डैमेज कर सकती है। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन से पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक लीगल डिबेट भी बन गया। डिप्लोमेट्स ने क्वेश्चन उठाए, क्या सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट होती है, क्या क्रिमिनल चार्जेस फोर्स जस्टिफाई करती है और यूएन चार्टर का रोल एग्जैक्टली क्या है। मैंने डेलीगेशन ने क्लियरली कहा कि आर्टिकल 2 इंटरनेशनल ऑर्डर का बैकबोन है और इसे वीकेंड करना फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को इनवाइट करना है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है। यूनाइटेड स्टेट में परमानेंट यूएनएससी मेंबर है और उसके पास वेटो पावर है। इसका मतलब ये है कि चाहे क्रिटिसिज्म कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, यूएन के अगेंस्ट बाइंडिंग एक्शन पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये रियलिटी यूएनएससी के अंदर पावर इम्बैलेंस को क्लियरली एक्सपोज करती है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ये क्राइसिस इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्की हो सकती है। अगर पावरफुल स्टेट्स लॉ इन्फोर्समेंट या सिक्योरिटी के नाम पर फोर्स यूज कर सकते हैं तो सॉवरेनिटी के प्रोटेक्शन वीक हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्मॉल और डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ेगा। यूएनएससी डिबेट ने ग्लोबल पावर राइवलरी को ओपनली दिखाया। रशिया ने यूएस डोमिनेंस को चैलेंज किया, चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए और यूएस ने अपनी अथॉरिटी असर्ट की। ये सिर्फ वेनेजुएला का इशू नहीं था बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस और इन्फ्लुएंस का पावर स्ट्रगल था। लैटिन अमेरिका कंट्रीज का रिएक्शन भी काफी क्लियर था। उन्होंने फियर एक्सप्रेस किया कि यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है, रेफ्यूज क्राइसिस बढ़ा सकता है और रीजनल कोऑपरेशन को डैमेज कर सकता है। इसलिए ज्यादातर कंट्रीज ने डिप्लोमेसी और सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट पर जोर डाला। आगे का रास्ता भी डिप्लोमेसी से ही निकलता है। यूएनसी डिस्कशन में रिपीटेडली कहा गया कि मेडिटेशन, नेगोशिएशन और पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही एस्केलेशन से बचने का तरीका है। लेकिन चैलेंज ये है कि कॉन्सेंसस कैसे बनेगी जब मेजर पावर खुद डिवाइडेड है। तो एंड में सवाल ये है, क्या ये टर्निंग पॉइंट है या एक डेंजरस प्रेसिडेंट? यूएनएससी इमरजेंसी मीटिंग ने इंटरनेशनल सिस्टम के क्रैक्स को एक्सपोज कर दिया है। आगे का फ्यूचर डिपेंड करेगा कि दुनिया कोऑपरेशन चूज करती है या कॉन्फ्रंटेशन। ये सिर्फ वेनेजुएला का क्राइसिस नहीं बल्कि ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर का टेस्ट है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले सालों तक महसूस होगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।